नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आप लोग जैसा कि जानते हैं कि यूपी ट्रिपल एससी का जो पीटी होना था उसका नोटिफिकेशन आ चुका है और आप ऑनलाइन आवेदन उसका कर सकते हैं। 25 मई से ये शुरू हो रहा है और लास्ट जो उसकी डेट है आवेदन करने की, सबमिट करने की, वो 21 जून है। और जो आप उसमें अगर आपकी कोई आवेदन करने में कोई त्रुटि हो जाती है या कोई दिक्कत आ जाती है, गलत हो जाता है कोई भी चीज़, तो आप उसको 28 जून तक करेक्ट कर सकते हैं। तो उसकी जो करेक्ट करने की डेट है वो 28 जून है। और ध्यान ये भी रहे कि सिर्फ एक ही बार आप करेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हम इसके बारे में जानेंगे कि क्या प्रक्रिया है उसकी आवेदन करने की, लास्ट डेट कब है और कैसे हमें आवेदन करना है और कौन कौन सी भर्तियाँ आने वाली हैं, किन किन ग्रेड पे की भर्तियाँ आने वाली हैं। और आगे चल के जो ये पीटी का पेपर है, अगर हम इसको पास करते हैं तो इसकी पास करने की वैधता कितने दिनों की होगी, पास करने का स्कोर क्या होगा, तो आगे हम देखेंगे जो यूपी ट्रिपल एससी का नोटिफिकेशन आया है इसके अकॉर्डिंग। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑनलाइन आवेदन या रजिस्ट्रेशन प्रारंभ होने की तिथि जो है वो 25 मई दे रखा है इन्होंने। और ऑनलाइन शुल्क जमा करने की 25 मई जो है दे रखा है इन्होंने स्टार्टिंग डेट। और लास्ट डेट है 21 जून, ठीक है, सबमिट करने की। और संशोधन की अंतिम तिथि है 28 जून, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम ऑनलाइन आवेदन की अवधि। तो जैसा कि मैंने बताया कि 25 मई 2021 से 21 जून तक है, ठीक है। और जो संशोधन होगा वो 28 जून तक है। अब इसमें कौन कौन से ग्रेड पे की वैकेंसियाँ आएंगी, तो ये है इसमें 5200 से 20,200 तक वेतन वाली, और ग्रेड पे 1900 से लेके 9,300 से 34,800 रुपये के वेतन वाली, जिसका ग्रेड पे 4600 है। तो 1900 ग्रेड पे से लेके और 4600 ग्रेड पे के बीच की जो भी इसमें जितनी भी वैकेंसी आएंगी वो इनके बीच में ही रहेंगी, ग्रेड पे 1900 से 4600 के बीच में, ठीक है। तो इसी के बीच में जितनी भी वेतनमान की वैकेंसी आएंगी, जो इनका वेतनमान और ग्रेड पे 1900 से लेके 4600 के बीच में रहेगा, तो वही भर्तियां इसके अंदर में आने वाली हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, इसमें जो योग्यता मांगा हुआ है इसने क्वालिफिकेशन, तो वो हाई स्कूल मांगा या इसके समकक्ष होना चाहिए। तो हाई स्कूल आप पास होने चाहिए या इसके समकक्ष होना चाहिए आपका, ठीक है। यही इसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन इसने मांग रखी है, ठीक है। आयु जो इसने दिया है, इसमें एज जो क्राइटेरिया है वो 18 से 40 साल तक है। मिनिमम 18 वर्ष होनी चाहिए एज, और मैक्सिमम 40 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। और अगर आप जन्म तिथि के हिसाब से लेंगे उसको, डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग, तो 30 जून 1981 के बाद में जन्म हुआ हो आपका, और 1 जुलाई 2003 से पहले हुआ हो, ठीक है। तो ये उसके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग हो गई कि 30 जून 1981 के बाद और 1 जुलाई 2003 से पहले, ठीक है। तो ये आपका एज हो गया 18 से 40 के बीच में आप भर सकते हैं, मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 40 साल, ठीक। नेक्स्ट है आपकी जो ये परीक्षा की तिथि है वो कब होगी, ये परीक्षा कब होगी, तो ये हमें थोड़ा अंदेशा भी नहीं लगा सकते, लेकिन आपको क्या है इसके लिए रेगुलर वेबसाइट चेक करना है यूपी ट्रिपल एससी का। और यूपी ट्रिपल एससी ने ये भी दिया है अपने नोटिफिकेशन में कि ये कोई पत्राचार का सिस्टम नहीं करता है, कोई करस्पॉन्डेंस नहीं करता किसी के एड्रेस पे, ना ही कोई आपको फिजिकल कुछ डॉक्यूमेंट देगा ये कि किसी भी नोटिफिकेशन के संबंध में। तो इसलिए आपको इसकी वेबसाइट ही चेक करनी है, और जो भी ये अपलोड करेगा अपनी वेबसाइट पे अपलोड करेगा, किसी को कोई डॉक्यूमेंट नहीं देगा ये उसके रिलेटेड, ठीक है। तो आपको इसकी वेबसाइट रेगुलर चेक करनी है, उसी पे ये अपनी डेट अपलोड करेगा एग्ज़ाम की, ठीक है। सरकारी रिजल्ट पे भी आप देख सकते हैं, वहाँ भी इसकी डेट अपलोड होते ही वहाँ पे भी इसकी डेट नोटिफाई हो जाएगी, एग्ज़ाम डेट, ठीक है। और स्कोर, जैसा कि मैंने इस वीडियो का जो है मेन जो थीम है कि ये स्कोर, जो जिस स्कोर पे हम इसको पास करेंगे तो वो स्कोर कितने साल तक वैलिड रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख रहा है कि 1 वर्ष तक मान्य रहेगा। जैसे कि आप पास करते हैं इस एग्ज़ाम को, ठीक है, और आपने पास किया और यूपी ट्रिपल एससी ने आपका पासिंग मार्क जो है, जो स्कोर है, वो अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर दिया, तो उस अपलोड होने की डेट से लेके 1 साल तक
आपका जो स्कोर रहेगा ये वैलिड रहेगा। 1 साल के अंदर में जो भी वैकेंसी यूपी ट्रिपल एस से निकालेगा आप उसको भरने के लिए एलिजिबल रहेंगे, ठीक है। चाहे जितनी भी भर्तियाँ उस 1 साल के अंदर में आएंगी तो आपको दोबारा पीटी देने की ज़रूरत नहीं है, आप एलिजिबल हैं ऑलरेडी उसके लिए। 1 साल के अंदर जिस डेट से अपलोड होगा वेबसाइट पे आपका स्कोर, उससे 1 साल तक जितनी भी वैकेंसी आएगी आप उन सबको आराम से दे सकते हैं, ठीक है। आपको पीटी देने की ज़रूरत नहीं है, आपका पीटी जो है वैलिड रहेगा 1 साल तक। अब नेक्स्ट, आवेदन कैसे करें? तो आपको ऑनलाइन, देखिए इसकी जो प्रक्रिया है सिर्फ ऑनलाइन मोड है आवेदन करने की, इसमें ऑफलाइन का कोई भी जिक्र नहीं है। और वो ऑनलाइन मोड से ही एप्लीकेशन को इनवाइट कर रहा है, एप्लीकेशन आप सबमिट कर सकते हैं ऑनलाइन मोड से, ठीक है। तो ऑनलाइन आप सरकारी रिजल्ट से कर सकते हैं आराम से, उससे आपको ज़्यादा सुविधा होगी। नेक्स्ट है आपकी जो पार्ट बाय पार्ट डिवाइड है कि हमें नेक्स्ट क्या करना, हर स्टेप पे क्या करना है। तो वो स्टेप पहला है, आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। दूसरा है आपको फ़ोटो तथा हस्ताक्षर अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। अब फ़ोटो और हस्ताक्षर का क्या है, मतलब क्राइटेरिया क्या है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फ़ोटो के लिए इसने बताया हुआ है कि चेहरे की छवि जो है वो स्पष्ट दिखनी चाहिए, अत्यधिक चमक या छाया नहीं होनी चाहिए चेहरे पे, ठुड्डी से लेके शिखर तक साफ दिखता हो, ठीक है। ठुड्डी मतलब चिन्ह, यहाँ से लेके और शिखर तक मतलब ऊपर तक पूरा साफ दिखता हो। चेहरे के दोनों ओर ये जो कान है ना हमारे ईयर्स, दोनों साइड के कान जो हैं प्रॉपरली दिखने चाहिए फ़ोटो में। आपने यूपीएसआई में भी भरा रहा होगा, तो यूपीएसआई में भी उसने यही बोल रखा था कि ये दोनों कान साइड के ये प्रॉपरली दिखने चाहिए। चश्मा पहनने की स्थिति में आंखें साफ दिखनी चाहिए। चश्मे, अगर आप चश्मा लगा रहे हैं तो चश्मे के अंदर से आपकी आंखें जो हैं वो साफ दिखनी चाहिए, दोनों खुली हुई, प्रॉपर खुली रहनी चाहिए वो, ठीक है। और शीशा रंग, चश्मे का शीशा बिल्कुल रंगीन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल वाइट ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ठीक। कैमरे पर आपकी नज़र सीधी रहनी चाहिए, ये नहीं कि कैमरा सामने है और आप देख किसी कहीं और रहे हैं, तो कैमरे पे बिल्कुल नज़र सीधी होनी चाहिए। अभिव्यक्ति तटस्थ हो, मतलब कि मुंह आपका बंद होना चाहिए, खुला हुआ नहीं रहना चाहिए, और आंखें खुली होनी चाहिए, ये आपको ध्यान देना है, ठीक। सफ़ेद या हल्के ग्रे रंग की सादी पृष्ठभूमि आवश्यक है। जो बैकग्राउंड आपका होना चाहिए वो वाइट हो या तो ग्रे हो, ठीक है। फ़ोटो का आकार जो होना चाहिए वो 35 mm 1.4 इंच इंटू 45 mm 1.75 इंच होना चाहिए, मतलब 35 mm इंटू 45 mm का होना चाहिए, ठीक है। जिसमें फ़ोटो का लगभग 70% भाग चेहरे से आच्छादित हो। ऐसा नहीं है कि आपका जो चेहरे का साइज है वो छोटा सा हो गया, बाकी फ़ोटो में पूरा बैकग्राउंड ही आ रहा है। तो आपका चेहरा जो है बिल्कुल उसके हिसाब से, फ़ोटो के हिसाब से उतना होना चाहिए कि आपका जो चेहरा रहे उसके 75% से ज़्यादा एरिया कवर करता हो, ठीक है, फ़ोटो का। और फ़ोटो जो है वो नई होनी चाहिए, अभी 6 महीने के भीतर ली गई हो, ठीक है। और हस्ताक्षर अपना आप देखेंगे। और बाकी ये फॉर्मेट है जेपीई, जेपीईजी, जेपीजी, तो इसमें आपका अगर इस फॉर्मेट में है तभी अपलोड होगा, ठीक है। और 30 केबी से कम होना चाहिए फ़ोटो, 5 केबी से ज़्यादा और 30 केबी से कम होना चाहिए, ठीक। और नेक्स्ट है हस्ताक्षर जो है ये 1.5 सेंटीमीटर लंबा होना चाहिए और 3.5 सेंटीमीटर चौड़ा होना चाहिए, चाहे आप हिंदी में कर रहे हैं चाहे इंग्लिश में कर रहे हैं। तो 1.5 से और 3.5 सेंटीमीटर के बीच में आपका जो है आकार होना चाहिए, ठीक है। और कैपिटल लेटर्स में हस्ताक्षर जो है अमान्य होंगे बिल्कुल तरह से, आप ये मान के चलिए, ठीक है। तो कैपिटल लेटर में बिल्कुल भी हस्ताक्षर नहीं करते, मतलब सारे लेटर्स कैपिटल में नहीं लिखने हैं, आप स्टार्टिंग का लिख सकते हो, ठीक है। तो ये आपका जो है यहाँ से स्पष्ट हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट आप, ये हो गया आपका फ़ोटो और उसका हस्ताक्षर अपलोड करने का स्टेप, ठीक है। नेक्स्ट है फॉर्म के शेष विवरण का भरा जाना। अब जो भी उसके बाद विवरण जो पूछेगा तो इस पे मैं एक वीडियो बना दूंगा आपके लिए कि जिसमें मैं पूरा फॉर्म फिल करते हुए आपको दिखाऊंगा, तो उसके अकॉर्डिंग आपको समझ में आएगा। अभी यहाँ पे स्टेप को आप देख लीजिए। नेक्स्ट है फ़ीस का भुगतान करेंगे, और जब हमारा फ़ीस पेमेंट हो जाएगा, पेमेंट होने के बाद हम जो है उसका सबमिशन करेंगे, फाइनल सबमिशन, ध्यान रखना आप। और पूर्णतः आप चेक कर लेना फिर से, कहीं भी कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए। और बाय द वे अगर कोई गलती हो भी जाती है तो एक बार जो है हम उसको फिर से उसमें सुधार कर सकते हैं। तो उसकी लास्ट डेट 28 जून तक है। और हाँ, ये भी ध्यान रखना कि सिर्फ एक ही बार हम सुधार कर सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं अब इसमें, ये सब प्रक्रियाएँ हो गई। ये हो गया कि हमारी फ़ोटो और
सिग्नेचर कैसी होनी चाहिए। ठीक, अब इसमें आप देख लीजिए कि यदि अभ्यर्थी ने रजिस्ट्रेशन के समय अपनी कैटेगरी गलत भर दी है तो ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी शुल्क जमा करने के पहले ही अपनी कैटेगरी में बदलाव कर सकता है। मैंने जैसा कि भी बताया ना आपको कि पेमेंट करने के पहले आपको एक बार पूरा प्रारूप दिखेगा, जो आपने भरा हुआ है पूरे फॉर्म का रिव्यू आएगा आपके पास। तो उस रिव्यू में आपको देखना है कहीं कोई गलती नहीं हुई है, खास करके मेरी कैटेगरी तो गलत नहीं हो गई है, मेरा नाम तो गलत नहीं हो गया है। तो आप वहाँ पे पेमेंट करने के पहले भी आप चेंज कर सकते हैं एक बार। तो आपके पास पूरा रिव्यू के लिए आएगा वो। तो आप उसमें अगर देखते हैं कि अगर कैटेगरी आपकी दिक्कत हो रही है, कैटेगरी आपकी गलत भर गई है, नाम गलत हो गया, तो आप चेंज मतलब कैटेगरी पेमेंट के पहले आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसके उपरांत ही अभ्यर्थी निर्धारित शुल्क का भुगतान करेगा। शुल्क जमा करने के उपरांत अभ्यर्थी अपनी कैटेगरी में बदलाव नहीं कर सकता है। अगर आपने एक बार शुल्क जमा कर दिया तो आप कैटेगरी में बदलाव नहीं कर सकते उसके बाद। ठीक है, उसके बाद है अभ्यर्थी फीस जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि के उपरांत शुल्क जमा नहीं कर पाएगा और ना ही अपना आवेदन सबमिट कर सकेगा। ठीक है, तो जैसे आपने फीस जमा कर दी, फीस जमा करने की आपकी लास्ट डेट जो है वो 21 तारीख है। अगर 21 तारीख तक आपने अपनी फीस अपना पेमेंट नहीं किया, अपनी फीस जमा नहीं की और फाइनल सबमिशन नहीं किया फॉर्म का, तो उसके बाद आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। ये आप मान के चलिए 21 तारीख लास्ट डेट है, उसके पहले आपको करना है। और 21 तारीख के बाद आपका ना फाइनल सबमिशन होगा ना पेमेंट होगा। ठीक है, तो ये आप केयरफुल रहिए इसके लिए। और शुल्क भुगतान के उपरांत अभ्यर्थी अपनी कैटेगरी में बदलाव नहीं कर सकता है, जैसा कि आपको मैंने ऊपर बताया। अब इसमें फ़ीस देख लीजिए, तो सामान्य कैटेगरी के लिए 185 रुपये फ़ीस रखा है इन्होंने। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए ओबीसी के लिए 185 है, इन दोनों के लिए सेम है। अनुसूचित जात के लिए 95 रुपये है, अनुसूचित जनजात के लिए 95 रुपये है, विकलांग जन हेतु 25 रुपये है। ठीक है, तो ये आपकी फ़ीस की कैटेगरी हो गई। बाकी आप बिल्कुल तैयारी में लग जाइए, ये मानिए कि बिल्कुल ये जितना जल्दी हो सकेगा उतना जल्दी ये पेपर कराएगा। ठीक है, तो क्योंकि आगे इलेक्शन भी होने वाले हैं तो इनको चुनाव कराना, वो पेपर कराना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इसके लिए आप बिल्कुल प्रिपेयर्ड रहिए। अब टाइम बिल्कुल नहीं है आपके पास। अगर इसने फॉर्म दे दिया है तो ये जल्दी से जल्दी सारी प्रक्रिया में जुट गया है आयोग, इसलिए आपको बिल्कुल टेंशन लेने की अब ज़रूरत है। टेंशन लेने की क्या ज़रूरत है, पढ़िए, बिल्कुल मन लगा के पढ़िए। अब टाइम बिल्कुल भी नहीं है। अब इसमें देखिए लिखा हुआ है अभ्यर्थी केवल एक ही बार अपना फॉर्म संशोधित कर सकता है। अगर आपके फॉर्म में सबमिशन के बाद कोई गलती हुई तो अगर आप सुधार करना चाहते हैं सिर्फ एक ही बार आप सुधार कर सकते हैं, और जिसकी लास्ट डेट है 28 जून के पहले। ठीक है, आवेदन पत्र में संशोधन विज्ञापन की अंतिम तिथि तथा अथवा उससे एक सप्ताह के अंदर अर्थात 28 जून 2021 तक ही अनुमन्य है। ठीक है, नेक्स्ट है अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, अन्य पिछड़ा वर्ग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित भूतपूर्व सैनिक को जो उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासी नहीं हैं, उन्हें आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं है। ऐसे अभ्यर्थी सामान्य श्रेणी के माने जाएंगे। मतलब समझे आप लोग, इसका मतलब है कि अगर आप एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं या स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के यहाँ के हैं, उसके आश्रित हैं, लेकिन अगर आप अदर स्टेट के हैं और आप उस स्टेट में आरक्षण के हकदार हैं, लेकिन अगर आप अदर स्टेट के हैं और आरक्षण के हकदार हैं, फिर भी अगर आप इसमें फॉर्म भरना चाहते हैं यूपी में, आप यूपी के नहीं होने चाहिए तो आप सामान्य कैटेगरी में आएंगे, आपका आरक्षण यहाँ पे लागू नहीं होगा। अगर आप अदर स्टेट के हैं तो आपको जनरल कैटेगरी में ही फॉर्म भरना पड़ेगा। ठीक, उसके बाद हमारा आ जाता है, तो इस हिसाब से आप जो है इसको कर सकते हैं। और जन्म तिथि, ये ध्यान रखिएगा, जन्म तिथि के लिए डेट ऑफ बर्थ के लिए इसने हाई स्कूल या समकक्ष उत्तीर्ण परीक्षा को ही आधार माना है, बाकी किसी को इसने आधार नहीं माना है। तो आपका जो हाई स्कूल या उसके इक्विवेलेंट कोई डिग्री होगी तो उसी में जो डेट ऑफ बर्थ मेंशन होगा वही डेट ऑफ बर्थ आपका फाइनल माना जाएगा, वही इसका बेस है, इसने उसी को आधार मान रखा है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। और इसने लास्ट में लिखा भी है कि आयोग किसी भी अभ्यर्थी से व्यक्तिगत पत्राचार नहीं करता है, सभी सूचनाएं आयोग की वेबसाइट पर अपलोड की जाती हैं, अतः सभी परीक्षार्थियों अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे परीक्षा से संबंधित सभी सूचनाओं हेतु लगातार आयोग की वेबसाइट को देखते रहें। तो आपके पास कोई फिजिकल डॉक्यूमेंट नहीं आने वाला है
पोस्ट से, ठीक है, पोस्ट ऑफिस से कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं आएगा, ना ही यह कोई पत्राचार करता है। इसलिए आपको इसकी जो भी नोटिफिकेशन है, जो भी नोटिस है, जो भी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन है, वो आपको इसकी वेबसाइट पे ही मिलेगी। तो आपको इसकी वेबसाइट पे ही जाके चेक करना है, ठीक है। और लास्ट में आप देखिए, अभ्यर्थी द्वारा उक्त पदों के लिए एक से अधिक आवेदन करने की दशा में अंतिम आवेदन ही सबमिट स्वीकार होगा, शेष सभी आवेदन निरस्त माने जाएंगे। मान लीजिए आपने 3-4 बार आवेदन कर दिया, तो जो सबसे लास्ट बार आप आवेदन करेंगे, अब लास्ट बार वो उसको कैसे पता चलेगा, क्योंकि आपका नाम सेम रहेगा, फादर नाम सेम रहेगा, मार्कशीट का नंबर सेम रहेगा, सीरियल नंबर सेम रहेंगे, सर्टिफिकेट नंबर सेम रहेंगे। तो जो सबसे लास्ट वाला आपका आवेदन होगा वही एक मान्य होगा, बाकी सब रिजेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये रही इसके लिए जानकारी आपको। अब यहाँ पे आप सिलेबस देख सकते हैं कि सिलेबस इसने क्या देख रखा है, और बहुत मुझे लगता है कि शायद इसने जितना बढ़िया सिलेबस इसने डिफाइन कर रखा है ना, इतना बढ़िया कोई भी पेपर, कोई भी आयोग नहीं डिफाइन करता। तो आपको जो है हायर में ना जाके अगर आप स्टेट एग्ज़ाम का देखते हैं तो इसने बहुत ही बढ़िया सिलेबस डिफाइन कर रखा है एक एक चीज़ को पीटी के लिए। तो आप यहाँ पे देखें तो भारतीय इतिहास जो है इसने ये 5 नंबर का पूछेगा, जिसमें सिंधु घाटी की सभ्यता है, वैदिक संस्कृत है, बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, मौर्य वंश है, गुप्त वंश है, हर्षवर्धन है, राजपूत काल है, ठीक है, सल्तनत काल है, मुगल साम्राज्य है, मराठा, ब्रिटिश राज का अभ्युदय, ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव। तो ये आपके जो है 5 नंबर के अंतर्गत इतने आएंगे। तो आपको बिल्कुल इसने टॉपिक वाइज डिस्क्राइब कर रखा है, तो आपको इस पर ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। ये फैक्चुअल पूछेगा, पीटी है, तो आपको फैक्चुअल इन सब टॉपिक पे जो है आधे आधे पन्ने, एक एक पन्ने की नोट्स बनानी है, जो जैसा टॉपिक होगा, ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का। तो इसमें जो है स्वतंत्रता संग्राम के लिए जो भी आंदोलन हुए वो इसमें डिस्क्राइब कर रखे हैं, तो इसके लिए भी आपको वही करना है। ये भी 5 नंबर का अलग से, मतलब हिस्ट्री से टोटल आपको 10 नंबर का ये पूछ रहा है, ठीक है। इसके बाद ज्योग्राफी आ गई, इसने भी इसमें 5 नंबर का पूछा हुआ है। नदियाँ तथा नदियों की घाटी, भूजल संसाधन, पर्वत, पहाड़ियाँ, हिमनद, मरुस्थल, शुष्क क्षेत्र, वन, खनिज संसाधन, ठीक है। बाकी इसमें कृषि आ जाएगी और ये सब आ जाएगा, जलवायु, मौसम, टाइम जोन। तो ये भी 5 नंबर का आपका पूछा हुआ है ज्योग्राफी। बहुत बढ़िया इसने डिफाइन किया है टॉपिक वाइज। इसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था आपकी आ जाएगी, इसमें भी इसने बहुत बढ़िया डिजाइन किया है। कृषि सुधार हो गया, ढांचागत सुधार हो गया, 2014 के पश्चात जो भी सुधार हुए हैं, ठीक है। हरित क्रांति, दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड, बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार। तो ये सब आपको पढ़ने हैं, भी 5 नंबर का पूछेगा। जीएसटी, आर्थिक सुधार। अब इसके बाद आपके पॉलिटी आ गया, तो आपका भारतीय संविधान और लोक प्रशासन। तो इस ये पॉलिटी भी आपका 5 नंबर का पूछ रहा है, ठीक है। और हर टॉपिक इसने बहुत बढ़िया से डिवाइड कर रखा है। सामान्य विज्ञान आपका 5 नंबर का पूछ रहा है, जिसमें फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, ठीक है। तो ये आपको पढ़ने हैं। प्रारंभिक अंकगणित जो है इसने पूछा हुआ है 5 नंबर का। और 5 नंबर का क्या है कि अंकगणित में इसने 5 नंबर के इस तरह के क्वेश्चन जो मिसलेनियस हैं इसको पूछ रखे हैं। बाकी 10 नंबर का आपका डीआई अंकगणित में भी पूछा हुआ है, और 10 नंबर का जो है आपका रीजनिंग में भी डीआई पूछा हुआ है, ठीक है। तो डीआई जरूर प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि 20 नंबर का डीआई आपका पूछ रखा है, ठीक है। इसके बाद सामान्य हिंदी आ गया आपका 5 नंबर का, जो इसमें बाकी के टॉपिक हैं व्याकरण के। तो ये 5 नंबर के जो है आपको आपके आएंगे, ठीक है। इसके बावजूद इसने 10 नंबर का जो है गद्यांश वगैरह पूछ रखा है हिंदी में, ठीक है। तो सामान्य अंग्रेजी में आप देखिए तो इसमें 5 नंबर की आपके एक जो है कंप्रीहेंशन आएगा, और व्याकरण से आएंगे कुछ क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन। तो आपको अंग्रेजी में बहुत टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी इंग्लिश थोड़ा वीक है तब भी आप कंप्रीहेंशन से आराम से 2-3 क्वेश्चन कर ले जाएंगे, और सिंपल ही पूछेगा, क्योंकि इसने क्वालिफिकेशन जो है वो हाई स्कूल की ही मांगी है, इसलिए बहुत ज़्यादा ये डीप में नहीं जाएगा। ये आपको ध्यान में रख के चलना है, ठीक है। नेक्स्ट है रीजनिंग का, तर्क एवं तर्क शक्ति। तो ये भी आपका 5 नंबर का पूछा हुआ है। इसके साथ प्लस में 10 नंबर का डीआई ये पूछेगा, ठीक है। वो अभी नीचे दिया रहेगा, आपको दिखाता हूँ मैं। इसके बाद करंट अफेयर ये पूछेगा 10 नंबर का आपको, जिसमें जो है भारत के और वैश्विक दोनों के करंट अफेयर रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है सामान्य जागरूकता। इसमें आपके स्टैटिक जीके भी आएगा, ठीक है, कुछ करंट से भी आएंगे, और जो अभी हमारे आसपास चल रहे हैं, जो भी मैटर चल रहे हैं उनसे भी रिलेटेड आएगा। तो इसमें बाकायदा इसने टॉपिक्स डिक्लेयर कर रखे हैं, कहाँ कहाँ से पूछेगा। मुद्रा से पूछेगा, पड़ोसी देश से पूछेगा, राजधानी पूछेगा, केंद्र तथा केंद्र शासित प्रदेश से पूछेगा, ठीक है। तो ये 10 नंबर का ये बहुत ईजी है, तो आपको इस पे जो है मुश्किल से
7-8 पन्ने में नोट्स बन जाएगी इसको, तो आप बना लेना इसमें, ठीक है। इसके बाद जैसा मैंने बोला था, हिंदी में अपठित गद्यांश पूछेगा 10 नंबर का, तो 2 गद्यांश पूछेगा 5-5 नंबर का, तो ये 10 नंबर का इसमें आएगा हिंदी में, ठीक। बाकी ये आप देखिए, ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण 2 ग्राफ पूछेगा 10 नंबर का, वही DI वाला, ठीक है। और नीचे तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण 2 तालिकाएँ, मतलब जो ये टेबल वाली DI होती है, तो ये टेबल वाली DI 2 पूछेगा, और ग्राफ वाली DI जो है वो 10 पूछेगा, वो सॉरी 2 पूछेगा। दोनों ये 10 नंबर के होंगे, ठीक है। मतलब कि 10 नंबर की ग्राफ वाला DI और 5-5 नंबर के 2, और 10 नंबर की टेबल वाली DI, ठीक है, 5-5 नंबर के 2। तो ये रहा इसका जो है सिलेबस, ठीक है दोस्तों। आप कहेंगे तो इसके सिलेबस पे मैं हर एक टॉपिक पे अलग से बना दूंगा, कैसे कैसे क्या पूछेगा, ठीक है। तो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है।